हम लोग आज ये करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में तुम लोग का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ओके, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई योर वीडियो इज ऑफ? यस सर, रेडी. यस सर, रेडी. चलो, तो हम लोग ये जो चैप्टर करेंगे तुम लोग का एनसीईआरटी से जो चैप्टर है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश करेंगे जिससे तुम लोग जल्दी से इसको पढ़ पाओ. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1. जब इंट्रोडक्शन होगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, सबसे पहले हम लोग को बात किया जाएगा फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल. ओके, नाउ बर्लिन वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो जर्मनी था वो एक्चुअली, तुम लोग ऐसा मान के चलो, जर्मनी जो था वो दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी. ठीक है, नाउ व्हाट इज फनी, जो ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर का सिस्टम फॉलो करता था. ठीक है, और वेस्ट जर्मनी जो है वो अमेरिकन सिस्टम फॉलो करता था. कहने का मतलब ये है कि ईस्ट जर्मनी जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम फॉलो करता था, और वेस्ट जर्मनी जो है वो एक्चुअली फॉलो करता था कैपिटलिज्म. ओके, कैपिटल. और उन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक बर्लिन वॉल था. माने एक ही कंट्री है, दिस इज वेरी फनी, एक ही कंट्री है जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय अ वॉल कॉल्ड बर्लिन वॉल. ठीक है, नाउ ये बर्लिन वॉल एक्चुअली क्या नाम है इसका, ये कोलैप्स हो गया, इसको टॉपल कर दिया गया 1989 में. इसका आइडियोलॉजिकली मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि लोग अब इससे परेशान हो गए हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म से लोग परेशान हो गए हैं, उनको एक रास्ता चुनना है. ठीक है, दे डोंट वांट टू आइडियोलॉजीज. अंडरस्टूड? तो जब 1989 में जब बर्लिन वॉल कोलैप्स हुआ, और इसको कोलैप्स करने के लिए कोई वॉर नहीं हुआ, लोगों ने खुद इसको कोलैप्स किया, तो इसका मतलब एक आइडियोलॉजी कोलैप्स हुआ है. ठीक है, इसी के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है. ठीक है, the fall of the Berlin Wall set off a chain of historic events leading to the collapse of the Second World and ultimately the end of the Cold War. Now, with the end of Cold War क्या हुआ? With the end of Berlin Wall क्या हुआ? Cold War भी collapse हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कम्युनिज्म को फेवर नहीं कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो कैपिटलिज्म का जीत हुआ है. ठीक है, जर्मनी विच हैज बीन डिवाइडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वाज यूनिफाइड. जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद टूट गया था वो फिर से एक हो गया, आइडियोलॉजी सेम हो गया. ठीक है, 8 East European countries, part of the Soviet bloc, replaced their communist governments due to mass demonstration. अब देखो, बहुत ही एकदम स्ट्रेंज केस है जर्मनी का, कि जर्मनी का जो आधा हिस्सा था, जो ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा था, जो 8 ईस्ट यूरोपियन स्टेट थे जो कि रशिया के कंट्रोल में थे, वो अब हट गए, और जर्मनी यूनिफाइड हो गया, सिंगल जर्मनी हो गया, बर्लिन वॉल को हटा दिया गया, कहीं ना कहीं वो लोग कैपिटलिज्म की तरफ चले गए. ठीक है, रोल ऑफ मास एक्शन का बात कर ले. The end of Cold War was not brought about by military means, but the mass action of ordinary men and women. The Soviet Union, previously a dominant force in the Cold War, stood by as this events unfolded. अब इसमें देखो, सबसे अच्छा बात क्या, कोई मिलिट्री मींस नहीं है ना, लोगों ने अपनी खुशी से, अपने विल से इस चीज को एंड किया है. ठीक है, एंड इसके बाद हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. इवेंचुअली द सोवियत यूनियन स्टिल डिसइंटीग्रेटेड, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट. हम लोगों को पहले समझना चाहिए बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है, कि दुनिया जो है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर दो हिस्सों में बट गया था, है ना, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका. ठीक है, इन लोग का आपस में हर चीज में लड़ाई होता था, इसी के लिए हम लोग इस एरा को कोल्ड वॉर एरा बोल रहे हैं. ठीक है, लेकिन यूएसएसआर के गिरने के बाद अराउंड 1991 जो यूएसएसआर गिर गया, तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर रह गया, और वो था यूएस. ठीक है, तो यहाँ पर बाइपोलर वर्ल्ड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स. ओके, नाउ एंड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज वन ऑफ द पोल्स विच इज यूएसएसआर वो कोलैप्स हो गया. समझ में आ गया बात को? नाउ यस सर. यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. ये जो एक तो अमेरिकन सिस्टम है जो कि कैपिटलिज्म है, एक है सोवियत सिस्टम. तो क्वेश्चन आएगा सेकंड पार्ट में, व्हाट एक्चुअली वाज द सोवियत सिस्टम. द ओरिजिन ऑफ द सोवियत सिस्टम. द यूएसएसआर इमर्ज्ड आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917. ठीक है, फोन इतना आ रहा है, क्या कर सकते हैं. वन गिव मी 1 सेकेंड ओनली. हेलो, 1 सेकेंड. हेलो, हाँ, 4 बजे. सर इज वेरी बिजी. रिकॉर्डिंग के बीच में फोन, व्हाट कैन वी डू. चलो एनीवेज, इससे पहले कोई और फोन आए स्विच ऑफ कर देता. नहीं, बट स्विच यस ऑफ सर. करना
स्विच ऑफ कर नहीं सकते, क्योंकि स्विच ऑफ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। साउंड ऑफ कर देते, ठीक है चलो। Now, origin of Soviet system का पता है, the Soviet system aimed to abolish private property and establish a society based on principles of equality. ठीक है। Now, यूएसएसआर बिलीव करता था इगैलिटेरियन सोसाइटी के ऊपर में, माने इक्वल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करता था। ठीक है, और उनका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी था, विच इज अ गुड थिंग कि सब लोग को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटलिज्म बिल्कुल ऑपोजिट होता है सोशलिज्म के, ठीक है, कम्युनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। Primacy of the state and party. The Soviet political system centered around a communist party with no other political parties allowed. अब एक तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है, ये जितने भी सोवियत सिस्टम है या जितने भी कम्युनिस्ट सिस्टम है, वहां पर एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। वो लोग और किसी पार्टी को सर्वाइव करने नहीं देते। The economy was planned and controlled by the state, with state ownership being the dominant form of ownership. ये जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, इनका एक क्या सिस्टम होता है कि इनकी इकोनॉमी प्लान्ड होती है। फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है, और इसको सबको कंट्रोल करता है स्टेट, और स्टेट सब चीज को ओन करता है। वॉट एवर यू हैव इट इज ऑफ द स्टेट, किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, माने अल्टीमेटली सारा प्रॉपर्टी स्टेट को ही बिलोंग करता है। ठीक है, ये सिस्टम में यूएसएसआर चल रहा था। After World War II, Eastern European countries liberated by the Soviet Army came under the Soviet control, forming the Socialist Bloc. अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसको अब देखो यहाँ पे लड़ाई हुआ था, मतलब यहाँ पे कौन कितना छीन सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने बहुत सारी कंट्री वेस्टर्न साइड की छीन ली, और रशिया ने बहुत सारी कंट्री अपनी ईस्टर्न साइड की छीन ली। तो जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंस दिलाया था, वो सब रशिया की टीम में आ गए, और जिनको अमेरिका ने कहा था, वो अमेरिकन टीम में आ गए। ठीक है, तो अभी दो टीम बन गया है। ठीक है, तो एक तो तुम लोग को पता है जो आज भी चल रहा है नेटो, जो कि अमेरिकन का टीम है ना, नेटो, जो आज भी बहुत प्रोमिनेंट है। यूक्रेन वॉर नेटो के कारण ही हुआ। एक रशिया का भी आर्मी था, मिलिट्री अलायंस, जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, ये याद रखना। अमेरिका का था नेटो, जो आज भी सर्वाइव कर रहा है, और यूएसएसआर का था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो अब दो आर्मी भी बन गया है, नेटो और वॉर्सो पैक्ट। समझ में आ गया बात को? माने हर चीज में कंपटीशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the Soviet Union became a great power after World War II, boasting a developed economy with vast resource and a complex infrastructure network. Now, world immediately after World War II, जो यूएसएसआर है, उसने बहुत बड़ा मैंने अपना एक तो नेटवर्क बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, एक डेवलपिंग वर्ल्ड का वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमी था वो लोग। ठीक है, the state subsidized basic necessities and ensured a minimum standard of living for all citizens with no unemployment. ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया स्टेट ने, क्या किया, बेसिक नेसेसिटी के लिए बहुत सब्सिडी दी, और लोगों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया। भले तुम एम्प्लॉय हो या नहीं एम्प्लॉय हो, तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा स्टेट की तरफ से। एक बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड सबको मिल रहा था। एवरीथिंग इज ऑल गुड टिल नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो सृजन। सर क्या बोलूं? कुछ बोलने वाला था तुम, हमको लगा ऐसा। नहीं नहीं। ओके, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन। However, the Soviet system became bureaucratic and authoritarian, stifling dissent and lacking in democracy and freedom of speech. Now, आस्ते आस्ते क्या हुआ, या अब यहां से ना इवल चीज जो है वो क्रैप्ट अप होने लगा यूएसएसआर के सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी था, जो ऑफिसर्स थे, वो लोग बहुत पावरफुल होने लगे। ठीक है, और जो नॉर्मल लोगों की बात ये लोग सुनते नहीं थे, बहुत अथॉरिटी आ गया, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आ गया, माने ऑफिसर लोग इंचार्ज होने लगे, लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने लगा। The one-party system represent the Communist Party had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. अब यहाँ पर दो गलती हो रही है। एक, ये लोग बहुत ज्यादा डिक्टेटर टाइप हो गया, नंबर वन, और नंबर टू, ये लोग का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था पीपल को। माने आप ऑफिसर हो, आप ऑफिस में हो, बट यू आर नॉट अकाउंटेबल। फिर तो इससे इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप अकाउंटेबल ही नहीं हो तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर, है ना? तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। Challenges and weakness. Despite military parity with the US, the Soviet Union lagged behind in technology and infrastructure, leading to the economic stagnation and shortages. अब देखो यहाँ पर ना इकोनॉमिकली जो हमारा यूएस था, वो बहुत आगे निकल रहा था बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, रशिया और अमेरिका में जहां तक अगर आर्मी का बात करें तो नेक टू नेक कंपटीशन था, दोनों बहुत सारा पैसा लगा रहा था आर्मी के पीछे। लेकिन जो एडवांटेज मिला यूएस को वो ये था कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, रशिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, तो रशिया आस्ते आस्ते स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा था इकोनॉमिक वाइज। ठीक है, और उनके घर में शॉर्टेजेस होने लगी, अमेरिका में नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद रशिया ने क्या किया,
द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 फर्दर वीकेंड द सिस्टम, ठीक है, विद जिसके कारण इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड डिसकंटेंट अमॉन्ग सिटीजन। अब इसके बाद इनका हालत ऐसे ही खराब था, उसके बाद इन लोग ने क्या, सोवियत का इन्वेजन कर दिया 1979 में, ठीक है, अफगानिस्तान का। सोवियत इन्वेडेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया अमेरिका ने इन डिस्गाइज बाद में, ठीक है। इसके कारण उनका इकोनॉमी और खराब हो गया, ठीक है। Russia dominated the USSR, leading to the feeling of neglect and suppression among people of all other region. अब तुम अगर देखेगा तो यूएसएसआर का जो कंट्री था, पहले सपोज कर लो इतना बड़ा यूएसएसआर था, तो इसका मेजर जो कंट्री है वो रशिया है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा रशिया का है, और अगल बगल में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है इसमें यूएसएसआर, ठीक है। तो इसका मेजर जो चंक था ना वो रशिया था, ठीक है। तो यूएसएसआर को डोमिनेट करता था रशिया, और बाकी सारी जो कंट्रीज थी जो छोटी थी उनको निग्लेक्ट फील होता था, ठीक है। माने जो भी होता था वो रशिया के बोलने पर होता था, बिकॉज रशिया वाज अ मेजर, माने मेजर कंट्री इन यूएसएसआर। समझ मारी बात को? तो बाकी सारी कंट्री को लगता कि वो लोग लेफ्ट आउट हो गया है, ठीक है। पीपल इन द रिपब्लिक्स sought more autonomy over the cultural and political affairs which the central government often resisted. अब देखो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया के संग फायदा क्या है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे इंडिया भी देखो कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ठीक है, और हमारे यहाँ भी डाइवर्स कल्चर है, ठीक है। हर स्टेट का अपना फेस्टिवल है, हर स्टेट का अपना सेलिब्रेशन है। तो हम लोग यहाँ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई में जब गणपति पूजा बनती है तो हम लोग का बंगाल में स्टेट हॉलीडे नहीं होता है ना। जब हम लोग का दुर्गा पूजा होता है तो मुंबई में स्टेट हॉलीडे नहीं होता, अगर होता भी है तो मैक्सिमम 1 डे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मुंबई में गणपति पूजा का अराउंड 10 डेज का छुट्टी होता है, ठीक है, और हम लोग का भी बंगाल में दुर्गा पूजा का अराउंड 10 डेज हॉलीडेज होता है। अब तुम सोचो अगर हम लोग कंट्री का जितना भी स्टेट है सारा हॉलीडेज को नेशनल हॉलीडे कर देंगे तो हम लोग का तो ऑफिस हमेशा बंद ही रहेगा, है ना। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है कि हर स्टेट को इंडिपेंडेंस दिया है कि तुम अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई भी स्टेट को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बट वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट गणपति पूजा, है ना। वो हम लोग के लिए एक दिन का पूजा है, लेकिन हम लोग के दुर्गा पूजा इज अ मेजर इवेंट, ठीक है। साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र है उनके लिए जो गणपति पूजा है वो मेजर इवेंट है, दुर्गा पूजा का शायद एक दिन का छुट्टी होता होगा। समझ में आ गया बात को? इससे हम लोग ने क्या किया, सबको अपने अपने कल्चर को एक्सेप्ट करना, सेलिब्रेट करने का परमिशन दिया हम लोग ने, जिसके कारण झगड़ा नहीं होता है। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था, यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। यूएसएसआर में जो रशिया का फेस्टिवल है वो सबका फेस्टिवल है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज का फेस्टिवल है उसको नहीं इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसके कारण वहां पर लोग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। समझ में आ रही है बात को? तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा वहां पर हो गया, ठीक है। By the late 1970s, the Soviet economy was faltering with the productive and technology falling behind the West and increasing dependence on food import. अब देखो इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, यूक्रेन को हम मानते हैं कि वो माने पूरा पूरा वर्ल्ड को वीट सप्लाई कर सकता है, वो ग्रैनरी है पूरा वर्ल्ड का। लेकिन ये लोग 1970 में ऐसा हाल हो गया था, ये लोग अपना ही देश को खाना नहीं दे पा रहा था, ठीक है। इनका फूड इंपोर्ट बढ़ रहा था, इनका इकोनॉमी गिर रहा था। अमेरिका वाज डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली वाइज, लेकिन रशिया जो है यूएसआर वाज गोइंग डाउन, ठीक है। डिस्पाइट वेज ग्रोथ द इकोनॉमी स्टैग्नेटेड, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिसकंटेंट जो है वो एग्जैजरबेट हो गया वहां पर, ठीक है। तो वहां पर वेज तो बढ़ रहा था लेकिन लोग खुश नहीं थे यूएसएसआर के साथ। समझ में आ गई बात को? देन केम मिस्टर गोर्बाचेव, ठीक है। तो ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, ये अपने टाइम पर एक बहुत ही फेमस फिगर था, तुम लोग तो उनको देखे भी नहीं होंगे। ये वर्ल्ड में बहुत बड़े, ये ही वाज अ गुड मैन, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो अच्छा आदमी होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता लेकिन प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देता है। समझ में आ गया? तो ये गोर्बाचोव के आने से क्या हुआ, जो रशिया का जो प्रॉब्लम था इन्होंने सॉल्व तो नहीं किया प्रॉब्लम को, पर इन्होंने प्रॉब्लम को और हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइट होने से क्या लोग और माने ज्यादा यूएसएसआर के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो मिस्टर गोर्बाचोव आए, इन्होंने बोला इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन सोवियत यूनियन टू मॉडर्नाइज एंड कीप अ पेस विद वेस्टर्न एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। तो गोर्बाचोव बोले यार हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा अमेरिका के टक्कर में, तो हम लोग को भी अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। बात तो अच्छी है, ठीक है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अब देखो ये करने गए बढ़िया काम लेकिन हो गया खराब काम, ठीक है। Gorbachev's policy of normalizing relation with the West and promoting democratization inadvertently sparked protest in Eastern European countries under Soviet control, ठीक है।
नाउ जब गर्बाचोव ने बोला कि हम लोग को वेस्ट से यानी कि अमेरिका से रिलेशन कीप करना है, ठीक है, और हम लोग को भी क्या माने यहाँ पर क्या नाम है रशिया में क्या डेमोक्रेसी लाना है, तो ये तो लोगों के संग प्रॉब्लम ही था, है ना? लोगों को क्या था प्रॉब्लम कि हमको अमेरिका से माने ये लोग जो लड़ाई कर रहे थे किस बेसिस पे कर रहे थे कि हमको अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका से बढ़िया बनना है। गर्बाचोव बोल रहा है कि अमेरिका से दोस्ती कर लो, तो इनका तो जो आइडिया है वही पूरा यहाँ पे हिल गया। दूसरा, इतना देर से यूएसएसआर इनके ऊपर में रूल कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रहा था, लोग चाह रहे थे कि इनको डेमोक्रेसी मिले, है कि नहीं? और इन्होंने जब डेमोक्रेसी की बात करी तो लोगों का जो दुख है वो सामने आ गया। वो तो चाह ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो। समझ में आ रही है? सर हाँ बोलो। सर गोर्बाचेव के आने पे शायद ये भी हुआ था कि इतना दिन से जो रशियंस के यूएसएसआर के सिटीजन्स को एक अंधेरे में रखा गया था कि हम लोग वेस्ट को टक्कर दे रहे हैं, हाँ, वो झूठ अभी सामने एक्चुअली एक्सपोज हो गया। एक्चुअली बिल्कुल। एक्सपोज हो गया लोगों का कि हम लोग कि वो लोग यूएसए को टक्कर नहीं दिए, बहुत पीछे इकोनॉमी और साइंटिफिक डेवलपमेंट में। और बिल्कुल करेक्ट। सर मतलब ऐसा कहा जाता है कि गोर्बाचेव ने he lost the support because at one side the people think that Gorbachev should work faster to develop the economy, and the other side the people was against the capitalist government. मतलब एक बीच में फंस गए थे वो। एग्जैक्टली ना, वही मैं तुमको बोला ना, कभी कभी जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देते हो, ठीक है? इन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया, जो चीज लोगों के दिल में था वो सामने ला दिया इन्होंने। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, अगर इनके पास कोई सोल्यूशन होता, और ये सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, ये सोल्यूशन वही दे रहे हैं जो रशिया मानता नहीं है, समझे आपको? इनिशियली जो रशिया का सोल्यूशन नहीं था, ये बोल रहे वही सोल्यूशन है। तो इनफैक्ट तो लोग तो गुस्सा ही हो जाएंगे ना, कितने साल से हमको तुम जो बात बोल रहा तुम बोल रहे कि वो चीज हो ही नहीं रहा। इसी के लिए जो प्रॉब्लम जो था रशिया का, जो प्रॉब्लम था यूएसएसआर का, जो प्रॉब्लम था वो हाईलाइट हो गया, और लोग जो परेशान थे उनको वो पॉइंट मिल गया, ठीक है? तो गर्बाचोव अच्छा करने गए पर बुरा हो गया, ठीक है? इसी के कारण कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट regime हो गया। The lack of Soviet intervention during protests led to the collapse of communist regimes in Eastern Europe. Now, crisis within USSR. Gorbachev reform faced opposition from the Communist Party leaders, leading to a coup attempt in 1991 by hardliners opposed to reforms. अब यहाँ पर जब गर्बाचोव का क्या नाम है रिफॉर्म करने के लिए कोशिश किया, तो वहां पर क्या नाम है इनके अगेंस्ट में बहुत सारे मिलिट्री लोग खड़े हो गए, बहुत सारे जो पावरफुल कम्युनिस्ट लीडर थे वो गर्बाचोव को निकालने के लिए उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। इसमें सबसे बड़ा आदमी था बोरिस येल्सिन, ठीक है? बोरिस येल्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो बाय अपोजिंग द कू एंड एडवोकेटिंग फॉर डेमोक्रेसी। नाउ यहाँ पर बोरिस येल्सिन जो है वो थोड़ा सा गर्बाचोव के माने यहाँ पर गर्बाचोव को हटाने के लिए मिलिट्री कू करने वाले थे, उन्होंने मिलिट्री कू नहीं करने दिया, लेकिन वो बोले हमको डेमोक्रेसी लाना होगा, ठीक है? मैंने कहीं ना कहीं ये लोग भी अमेरिका का आइडियोलॉजी को थोड़ा थोड़ा बिलीव कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है? नाउ शिफ्ट ऑफ पावर सर टू रिपब्लिक्स। हाँ बोलो। कूप कूप हाँ, मिलिट्री कूप का मतलब होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, प्राइम मिनिस्टर को हटा के वहां का जो आर्मी जनरल होता है वो कैप्चर कर लेता है, तो माने। बोरिस येल्सिन तो अगेंस्ट था, नेशनल हीरो भाई अपोजिंग द क्रू। हाँ, अपोजिंग द कूप मतलब वो नहीं चाहता था कि आप कूप करें, माने वो नहीं चाहता था कि गर्बाचोव को मिलिट्री वाइज हटाया जाए, माने दैट वुड बी रॉन्ग, हटाया जाए पर नॉट मिलिट्री वाइज, अंडरस्टूड? उससे क्या एक रॉन्ग कल्चर चालू हो जाएगा। हटाने का आइडियोलॉजी में थे पर मिलिट्री वाइज का नहीं। हाँ, माने इससे क्या है, तो रॉन्ग मैसेज जाएगा, इससे तो फिर कभी भी कोई भी आर्मी आके किसी को भी हटा, जो पाकिस्तान में होता है, अंडरस्टूड? तो वो नहीं चाहते, ठीक है? लेकिन वो डेमोक्रेसी को चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए वहां पर, ओके? Now, power began to shift from the Soviet center to the republics, particularly in the more Europeanized region that saw themselves as sovereign states. अब आस्ते आस्ते क्या हुआ कि ये जो वहां पर बहुत सारे जो यूरोपियन रीजन थे, ठीक है, जो कि अपने आप को आजाद कंट्री की तरह देखते थे, वो लोग आस्ते आस्ते रिपब्लिक बनना चालू हो गए, माने वो लोग अब कम्युनिज्म से दूर जा रहे हैं, ठीक है? डिसबैंडिंग ऑफ यूएसएसआर इन दिसंबर 1991। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तीन मेजर कंट्री जो थी यूएसएसआर में थी, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, डिक्लेयर द डिसबैंडमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, बैनिंग द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अडॉप्टिंग कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब ये तीनों ही पार्टी देखो, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, इन तीनों ने, रशिया तुम सोचो मेजर पार्ट है यूएसएसआर का, ठीक है, उन्होंने बोला अब हमको कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं चाहिए, हमको कैपिटलिज्म चाहिए और हमको डेमोक्रेसी चाहिए। दोनों फंडा, तीनों फंडा तो रशिया उसका अमेरिका का फंडा है।
समझ में आ गया? ये तो अमेरिका यही बोलता है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसी से तरक्की होगा और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक तो बना है फॉर्मेशन ऑफ CIS, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, was formed with Russia as the successor state of the USSR inheriting its international treaties and commitments. अब CIS बना, ठीक है। CIS का हेड किया रशिया। जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो रशिया यूएसएसआर का जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज था, कमिटमेंट था, वो सब मिल गया रशिया को। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सीट था वो यूएसएसआर का था, लेकिन वो किसको मिल गया, रशिया को मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग का जो परमानेंट मेंबर रशिया है, नॉट यूएसएसआर। लेकिन जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था तो परमानेंट मेंबर यूएसएसआर था। समझ में आ गया? Russia was recognized as the sole nuclear state in the post-Soviet space, inheriting the Soviet seat in the United Nations Security Council. Conclusion, यहाँ पर हो गया collapse. The collapse of the Soviet Union marked the end of an era and the emergence of post-Soviet republics adopting capitalist and democratic principles. ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हो गया, USSR collapse हो गया और एक एरा का एंड हो गया और एक्चुअली बाइपोलैरिटी का एंड यहाँ पर हो गया। समझ में आ गया बात को? तो यही है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पोलैरिटी, यूएसएसआर खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, ठीक है। तो इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, सबसे पहले तो अंदर से वो लोग वीक थे। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन वाज एट्रिब्यूटेड टू इंटरनल वीकनेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेलिंग टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो प्रॉमिस किया था वो लोग वो दे नहीं पाया, नंबर 1, ठीक है। वो लोग बोला हम अमेरिका से बेटर स्टेट बनाएंगे, बना नहीं पाया, ठीक है। नंबर 2, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत वीक हो रहा था। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लेड टू सीवियर शॉर्टेज प्रोमोटिंग वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजमेंट विद द सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिकली स्टैग्नेशन हो रहा था, पैसा आ नहीं रहा था, टर्नओवर हो नहीं रहा था, ठीक है। तो इसके लिए लोग खुश नहीं थे। नंबर 2, मिलिट्री स्पेंडिंग। यूएसएसआर हमेशा चाहता था कि हम अमेरिका से वॉर में कभी पीछे नहीं हो, नहीं, वी नीड टू बी एज पावरफुल एज अमेरिका, ठीक है। तो आर्मामेंट रेस चालू हो गया वहां पर। सोवियत यूनियन का यूएसएसआर के पास पैसा आ नहीं रहा है और जो पैसा आ रहा है वो लोग मिलिट्री में लगा रहे हैं, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा था, ठीक है। द सोवियत इकोनॉमी एलोकेटेड सिग्निफिकेंट रिसोर्स टू मेंटेन अ न्यूक्लियर आर्सेनल एंड सपोर्ट सैटेलाइट स्टेट्स इंपोजिंग अ हेवी इकोनॉमिक बर्डन। समझ में आ रहा बात को? अवेयरनेस ऑफ द वेस्टर्न एडवांसमेंट। नाउ एक और बात क्या है, अगर अमेरिका में तरक्की होगा, देखो अमेरिका की मूवीज, ठीक है, अमेरिका में अच्छा अच्छा मूवी बन रहा है, अमेरिका का लाइफस्टाइल, ठीक है। तो रशियंस लोग देखते तो ही, यूएसएसआर वाले देखते तो ही उनका लाइफस्टाइल, और वो देख रहे हैं कि वो लोग इतना तरक्की कर रहे हैं, हम नहीं तरक्की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जलन तो हो गई, ठीक है। तो उन लोग को पता लगने लग गया कि यूएस हमसे आगे निकल गया है, ठीक है। Citizens became increasingly aware of the economic advancement in the West, leading to the disillusionment with the perceived backwardness of the Soviet system. उन लोगों को मालूम पड़ गया कि सोवियत पीछे है, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन हो गया, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी था, इलेक्शंस होते नहीं थे, ठीक है, नया कोई आता नहीं था, ठीक है, सेम ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में था। इसके लिए क्या हुआ, द कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग फॉर 70 years लैक्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी था ही नहीं। फेस पब्लिक एलियनेशन, पब्लिक से दूर हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन खराब था, करप्शन था, पावर जो था वो सेंट्रलाइज था, जिसके कारण जो जिसके पास पावर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। गर्बाचौव का रिफॉर्म और ज्यादा हाईलाइट कर दिया सबको, ठीक है। Mikhail Gorbachev initiated reform to address this issue, promising economic reform, catching up the West and loosening administrative control. तो गर्बाचौव का रिफॉर्म जो था वो सॉल्व तो नहीं किया, हाईलाइट कर दिया। अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिफॉर्म्स, Gorbachev reform unleashed forces and expectations that were difficult to control, leading to divisions and disillusionment among the populace. Population माने public, ठीक है। Rise of nationalism, बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को सेपरेट नेशन की तरह देखने लगी, ठीक है। Nationalist sentiment within various republics, including Russia and Baltic states, fueled desire for sovereignty and independence, contributing to the disintegration of USSR. कोई नहीं चाहता था यूएसएसआर के संग रहने के लिए, क्योंकि सारी कंट्री 17-18 कंट्री एक होकर रहना नहीं चाहती थी। उन सबको अपना नेशनलिज्म पसंद था, अपना 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 फेस्टिवल पसंद था, अपना कल्चर पसंद था। तो लोगों को इंडिपेंडेंस, लोग अलग होने लगे आपसे, है ना, वो एक जैसा नहीं दिख रहा था उनको, ठीक है। Controversy of a reform effects. Debate exists over whether nationalist unrest would have occurred regardless of reform if Gorbachev reforms accelerated and exacerbated national dissatisfaction, ठीक है। बहुत जन बोल रहे हैं गोर्बाचौव होता या नहीं होता, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, क्योंकि लोग एक नहीं है, लोग बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। समझ में आ गया बात?
सरप्राइजिंग लोकेशन ऑफ नेशनल डिससैटिस्फैक्शन. National dissatisfaction was strongest in more European and prosperous regions such as Russia and Baltic states rather than the Central Asian Republic as previously anticipated. अब यहाँ पर बोल रहा है कि सबको लगा कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उन लोग ज्यादा परेशान होगा, जैसे कजाकिस्तान हुआ, ये लोग, ठीक है, उज्बेकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. पर प्रॉब्लम ये लोग ने क्रिएट नहीं किया, प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज ने क्रिएट किया, जैसे यूक्रेन, बेलारूस और रशिया. ठीक है, तो ये टाइमलाइन है जो तुम लोग पढ़ सकता है, ये तो 1991 तक हो ही गया. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, यहां से रीड करो फर्स्ट वाला पैराग्राफ. एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन सीजन. End of Cold War confrontations. The collapse of the Soviet Union marked the end of Cold War confrontation between the socialist and capitalist blocs. ओके, ये तो सही बात है. जब सोवियत यूनियन ही नहीं है तो लड़ाई किस बात का, खत्म ही होगा लड़ाई. वन ऑफ द ओपोनेंट ही हार गया, खत्म बात, तो खत्म. ठीक है, चलो नंबर 2. Ideological dispute between socialism and capitalism, which fueled military engagements, arms race, and the acquisition of nuclear weapons, ceased to be a significant issue. अब एक तो बहुत बड़ा बात क्या हुआ, जब यूएसएसआर है ही नहीं तो अमेरिका किससे compete करेगा, है ना. तो मिलिट्री एंगेजमेंट कम हो गया, आर्म्स रेस कम हो गया, न्यूक्लियर वेपन कोई बना नहीं रहा क्योंकि अब लड़ना ही नहीं है किसी से, जब एनिमी है ही तो लड़ेगी, है ना. तो ये सब चीज पे खर्चा कम हो गया. शिफ्ट इन पावर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो आगे रीड करो. The end of the Cold War resulted in a shift in power relations in the world politics. हाँ, The United States emerged as a sole superpower, leading to the establishment of the unipolar world power dominated by a capitalist economy. Institutions such as World Bank and the International Monetary Fund gained influence as advisors to countries transitioning capitalism. अब तीन चीज इंपॉर्टेंट हुआ. नंबर 1, यूएस एक मेजर पावर हो गया, सोल सुपर पावर हो गया. ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक और जो मॉनेटरी फंड है, जो अगेन अमेरिका ही कंट्रोल करता है, वो सबको उंगली करने लगा, वो सबको बोलने लगा कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुमको कैपिटलिज्म में आना पड़ेगा, हम तुमको बिना कैपिटलिज्म के पैसा नहीं देंगे. और इसके लिए एक तो नया वर्ड आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी, है ना. वो लोग बोल रहे हैं अगर पैसा चाहिए तो कैपिटलिज्म में आओ. तो जो भी कम्युनिज्म को मानता है, कम्युनिज्म का बैंड बजा दिया गया और सबको कैपिटलिज्म में शिफ्ट करने की बात हो रही है. ठीक है, चलो राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. हाँ बोलो सुजन. सर मैं एक वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर दे दीजिएगा बाद में. इसके बाद मतलब अक्सर होता है ना कि बड़ा क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो वो लिखने के बाद सपोज हम लोग एकदम टू द पॉइंट जो भी लिखा हम लिखा है जो लिखा है, फिर भी टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तुम पॉइंट्स लिखो और प्रेजेंटेशन तुम्हारा सही नहीं है. सर ये थोड़ा सा बोलेंगे इसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, इसको कंप्लीट कर ले, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैसे प्रेजेंटेशन के ऊपर एक और वीडियो बना लें. ठीक है, चल. राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. Politically liberal democracy emerged as a preferred system for organizing political life in the post-Cold War era. Notion of the liberal democracy gained prominence internationally, reflecting a shift towards democratic governance and individual teams. अब आस्ते आस्ते क्या हुआ, लोग चाहने लगा कि भैया हर जगह डेमोक्रेसी होना चाहिए. ठीक है, बहुत सारी कंट्री डेमोक्रेसी को मानने लगी और वर्ल्ड में प्रोमिनेंस में आ गया डेमोक्रेसी. और लोग आज भी डेमोक्रेसी को ही क्या नाम है, थोड़ा फेवर करते हैं कि जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो कंट्री बेटर होती है. ठीक है, क्योंकि लोगों को आजादी होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है. ठीक है, चलो. एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. The disintegration of the Soviet bloc led to the emergence of many new countries, with each with its own aspirations and choices. Baltic, Estonia, Latvia, and लुथानिया, ये तीन बाल्टिक स्टेट्स है. ठीक है. The Baltic and Eastern European states sought integration into the European Union and NATO, while Central Asian countries aimed to maintain ties with Russia while establishing connections with the West, the United States, China, and other global actors. Okay, the Baltic and the Eastern European states sought integration into the European Union. ठीक है, अब बहुत सारा लोग यूरोपियन यूनियन यानी कि नेटो में जाना चाहता था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. ठीक है, ये लोग सब नेटो में चला गया, जो रशिया को पसंद नहीं था. ठीक है, while Central Asian countries aim to maintain ties with Russia while ascertaining connections with the West, the United States, China and the global actors. ठीक है, अब देखो आस्ते आस्ते बहुत सारा ये लोग जो यहाँ से कट के जा रहा है ना, जो रशिया से कट रहा है, यूएसएसआर से हट रहा है, वो लोग क्या नाम है, नेटो को ज्वाइन कर रहा है, जो बाद में रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग में तो रशिया भी अच्छा ही रिलेशन चाहता था, पर आस्ते आस्ते रशिया को भी नहीं पसंद कि कोई नेटो में जाए. ठीक है,
मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम. चलो. The international system witnessed the emergence of numerous new players, each with distinct identities, interests, and economic and political challenges. These new countries contributed to a more diverse and complex international landscape with varying levels of influence and involvement in global affairs. अब बहुत सारा कंट्री जब यूएसएसआर से कटा, ठीक है, जब बहुत सारा कंट्री यूएसएसआर को छोड़ा तो वो सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गया. ठीक है, तो वर्ल्ड में बहुत सारा इंडिपेंडेंट कंट्रीज खड़ा हो गया. फॉर एग्जांपल यूक्रेन. यूक्रेन का अपना एक आइडेंटिटी है. ठीक है, वर्ल्ड का ग्रैनरी बन गया वो लोग. ठीक है, आर्मेनिया एक तो है ना, ये लोग सब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज बन गया ये लोग. तो वर्ल्ड में बहुत सारे नए प्लेयर इवॉल्व होकर आए. तो पहले वो सब यूएसएसआर के अंडर में थे, अब सब अलग अलग हो गए. ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे शॉक थेरेपी का. ठीक है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? अमेरिकन चाहते हैं कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको हमारे सिस्टम में आना पड़ेगा. ठीक है, और इसी के लिए आपको जो कम्युनिज्म का जो आदत है ना उसको भूलना पड़ेगा, और कैपिटलिज्म का जो आदत है वो आपको अब अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म सबसे पहला था शॉक थेरेपी. ठीक है, पढ़ो. Transition from socialism to capitalism. Following the collapse of communism, post-communist countries underwent a painful transition from authoritarian socialist systems to democratic capitalist ones. Yes. Authoritarian socialist मतलब क्या हुआ? Authoritarian socialist मतलब सोशलिस्ट तो है, माने ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहा है कुछ लोग, है ना. माने जैसे कम्युनिस्ट में क्या होता है, बोलता है स्टेट का सब कुछ है, लेकिन एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, माने पूरा स्टेट को एक तरह से तो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रहा है. तो उनका अथॉरिटेरियन तो है ही वो लोग, है ना. और सोशलिस्ट सिस्टम भी है उसका. तो अब इस सिस्टम से निकल के आपको कहाँ आना है? डेमोक्रेटिक कैपिटल वंस में आना है. माने कैपिटल इकोनॉमी, और जो सरकार जो होगी वो पब्लिक चुनेगी. समझ में आ रहा बात को? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या है, अगर तुम चाहता है कि हम इलेक्शन लड़के कम्युनिस्ट का मेंबर बन जाए, तो ऐसा नहीं है. आपको स्ट्रेट अभी आप कम्युनिज्म के लिए इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, वो लोग आपको चूज करता है. ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी में अगर आप चाहिए तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं डायरेक्टली, है कि नहीं. अगर कोई पार्टी से नहीं खड़े हो सकते, इंडिपेंडेंट से खड़े हो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कम्युनिज्म में. समझ में आया बात को? चलो, फीचर ऑफ शॉक थेरेपी. The transition model influenced by the World Bank and the IMF become known as shock therapy. द ट्रांजिशन मॉडल मतलब अगर आप वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, आईएमएफ जाएगा, तो वो बोलेगा आप तुमको सोशलिस्ट सिस्टम से हटके कैपिटलिस्ट में आना पड़ेगा, और इसी को हम शॉक थ्योरी बोलते हैं. ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ शॉक थ्योरी. Shock therapy aimed for a rapid and intensive shift towards the capitalist economy, eliminating all structures developed during the Soviet era. Private ownership was promoted as a dominant pattern of property ownership, with immediate privatization of state assets and corporate ownership. Okay. Collective farms were replaced by private farming, emphasizing capitalism in agriculture. माने ये लोग जो जो यूएसएसआर का सिस्टम था उसको एकदम क्रिटिकली डिस्ट्रॉय करना चाहता. ठीक है, तो सबसे पहले जो कम्युनिस्ट लोग बोल रहा था कि हम लोग यहाँ सब कुछ माने स्टेट ओन्ड है, तो ये लोग उसको प्राइवेट ओनरशिप करा रहा है. ठीक है, बोला सब कुछ प्राइवेट होगा, कोई स्टेट ओन्ड नहीं होगा. कम्युनिस्ट लोग का सिस्टम था कलेक्टिव फार्म्स, माने सबके फार्म, सब लोग मिल के फार्मिंग करेंगे. बोला नहीं 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 नहीं, प्राइवेट फार्मिंग होगा. ठीक है, तो माने जहां जहां जो जो फंडामेंटल्स थे कम्युनिस्ट के, उसको माने स्ट्रैटेजिकली ब्रेकअप किया जा रहा है और उसको कैपिटलिज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, चलो, emphasis on free trade and foreign investment. Emphasis on free trade and foreign investment. Shock therapy advocated for drastic change in the external orientation of these economies, emphasizing development through increased trade. A sudden and complete switch to the free trade was considered essential, along with openness to foreign investment, financial deregulation, and currency convertibility. Foreign direct investment and free trade were envisioned as a primary drivers of economic change. अब ये लोग यहाँ पर बोल रहा है कि पूरा चेंज करिए सिस्टम, माने जो ट्रेडिंग होगा फ्री हो जाएगा. ठीक है, बाहर से पैसा आएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, जो इंडिया के संग में भी किया ये लोग. जब इंडिया का भी हालत खराब था तो इंडिया को भी ये लोग बोलते हैं एलपीजी के लिए बोला ले, है ना. माने क्या नाम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. वही यहाँ पर भी ये लोग बात कर रहा है कि ये सारा कर दो. माने जो भी मॉड्यूल था उसको हटाकर कैपिटलिज्म का मॉड्यूल लेकर ये लोग आ गया. ठीक है, चलो, ब्रेकअप ऑफ ट्रेड अलायंसेस. Shock therapy involved breaking up existing trade alliances among former Soviet bloc countries, redirecting their economic ties towards the West.
each state was encouraged to establish direct links with the Western countries rather than relying on regional रीजनल trade ट्रेड alliance. अलायंसेस। अब पहले जो यूएसएसआर में था सारा कंट्री का आपस में ट्रेड होता था, ठीक है, वो जो 17-18 कंट्री था आपस में ट्रेड करता था। अब अमेरिका बोल रहा है नहीं आपस में नहीं करना, अब हमसे भी करिए, ठीक है, आप इंडिविजुअल मत कीजिए, अब आप हम लोग से भी रिलायंस अलायंस बनाइए, ठीक है। तो माने आप वेस्ट की तरफ जाइए, समझा क्या? चलो, वेस्टर्न लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। Western capitalist states assumed leadership roles in guiding and controlling the development of post-communist regions through various agencies and organizations. Western economic system became the model for development, shaping the policies and trajectories of post-communist economies. हाँ, तो अब पूरा दुनिया को अमेरिका ने क्या बोलने लगा कि भैया हमारा सिस्टम बढ़िया है ना, तुम्हारा सिस्टम बेकार था, और हम लोग का जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है वही मॉडल फॉर डेवलपमेंट है, उसी को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या, क्या शॉक थेरेपी से कुछ फायदा हुआ? क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो, Shock therapy in the 1990s did not lead to the promised utopia, but brought ruin to the economies and disaster among the upon the people of the entire region. तो शॉक थेरेपी से कुछ कोई फायदा तो कुछ नहीं हुआ, अमेरिकन सिस्टम से भी उल्टा डिजास्टर ही हुआ, लोग और डूब गए, डिजास्टर हुआ, इकोनॉमी फेल हो गया, ठीक है। In Russia, the state-controlled industrial complex collapsed as 90% of its industries were privatized, leading to the disappearance of entire industries. हाँ, अब क्या हुआ, रशिया में तो जो बड़ा बड़ा सिस्टम था वो सारा कोलैप्स ही हो गया, इंडस्ट्री वाइप आउट हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि वो शॉक थेरेपी रियली शॉकिंग था और ये लोग उस पे एडजस्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो एकदम इंडस्ट्री का दाम गिर गया और एकदम माने एकदम सोल्ड अवे प्राइस में बिका, सारा इंडस्ट्री को वेस्ट खरीद रहा था आस्ते आस्ते, ठीक है। Industries were undervalued and sold at throwaway prices in what was termed as the largest garage sale in history. माने जैसे होता है ना सेकंड हैंड माल बिकता है, वैसे सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी रशिया की वो सेकंड हैंड रेट में बिक गई। चलो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। The value of the Russian currency, the ruble, declined dramatically, leading to high inflation and people losing the savings. Collapse of the collective farm system left people without food security, forcing Russia to import food. माने ना तो इंडस्ट्री बचा, ना एग्रीकल्चर बचा, ना जॉब बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो, सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रक्शन। The old social welfare system was systematically destroyed, pushing large sections of the population into poverty. The middle class was marginalized and academic and intellectual manpower disintegrated or migrated, obviously. अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर इतना ज्यादा लड़ाई चल रहा है तो वहां पे माफिया आ गया, ठीक है, रशियन माफिया, जो दुनिया का सबसे डेंजरस माफिया माना जाता है। द माफिया इमर्ज इन मोस्ट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Privatization led to new disparities dividing post-Soviet state, especially Russia, between rich and poor region, ठीक है। इकोनॉमी इनइक्वालिटी हो गया, वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बन गया, इकोनॉमिक रिवाइवल, यहाँ से पढ़ो, इकोनॉमिक रिवाइवल। Most economies, especially Russia, started reviving around 2000, primarily due to the export of natural resources such as oil, natural gas, and minerals. Countries like Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan benefited from their status as major oil and gas producers, while others gained from oil pipelines crossing their territories. हाँ, तब जब ये ऑयल डिस्कवर हुआ रशिया में और जब ये लोग ऑयल बेचने लगा, तब जाके इनका इकोनॉमी थोड़ा सा सुधरा, समझ में आया? तो आज हम लोग, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, इसका पार्ट 2 में करेंगे, थोड़ा सा और बचा है पार्ट। लेकिन मेरे को बताना कि तुम लोग को कैसा लगा, अगर ये तुम लोग को अच्छा लगा तो मैं तुम लोग सबके लिए पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोस एग्जाम के पहले ला सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ, ओके। इफ यू लाइक इट, कमेंट करके मेरे को बताना, तो हम लोग ये सारे वीडियोस एक एक करके इस तरह से अपलोड करेंगे। सृजन, ये जल्दी से रिवाइज हो जा रहा है इस वीडियो से तुम्हारा? थोड़ा सा पार्ट, इसका पार्ट 2 है, उसको भी हम लोग इसी अभी 10 मिनट में पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और पार्ट 2 को भी रिकॉर्ड करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। बट इफ यू लाइक द वीडियो टेल मी, तो हम लोग इसके पूरा, जब तक तुम लोग कब एग्जाम है तुम लोग का? सर 22 मार्च। तो बहुत टाइम है, 20 डेज है, 20 डेज में तो पूरा पॉलिटिकल साइंस कर देंगे इसी तरह से, है कि नहीं? ओके, चलो बाय बाय, आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। सृजन, बाय सर।